जी जी। नहीं, आपकी अपेक्षा तो बहुत बहुत शानदार है। देश हित में है, लोकतंत्र के हित में है। लेकिन ये अपेक्षा कर किससे रहे हैं आप? जो सरकार एक स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन आयोग मानने के लिए तैयार न हो, उससे आप स्वतंत्र चुनाव करवाना चाहते हैं। इस सरकार से इस देश का सर्वोच्च न्यायालय, इस देश की आम जनता, इस देश की संसद यह चाहती है कि जो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो और सरकार से मुक्त हो। और अगर आप स्वतंत्र निर्वाचन आयोग चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको उसको कार्यपालिका के दबाव से मुक्त करना होगा। अगर वो कार्यपालिका के दबाव में है तो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग तो नहीं है, या जो ऐसे लोगों की निगाह उस पर हमेशा रहेगी जिनके ऊपर सरकार की कृपा हो जाए और निर्वाचन आयोग में पहुंच जाए। लेकिन सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया। निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र बनाने के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा निर्देश दिए कि जो नियुक्ति का कोलिजियम बनेगा उसमें देश के मुख्य न्यायाधीश भी सर्वोच्च न्यायालय के होंगे। सरकार ने नहीं माना, उसको बदल दिया। तो अगर आप उस निकाय को, जिस निकाय के ऊपर स्वतंत्र निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी है, उसको ही स्वतंत्र नहीं रहने देना चाहते हैं, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि सरकार स्वतंत्र चुनाव की निष्पक्षता को लेकर के जो सवाल पैदा हो रहे हैं उसके लिए जवाबदेह बनेगी? मतदाता सूची निर्वाचन की प्राथमिक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर आप निष्पक्ष चुनाव या जनादेश का निर्धारण कर सकते हैं। अगर निर्वाचन सूची गलत है, अगर निर्वाचन सूची में वास्तव में जो मतदाता है वो मतदाताओं के नाम नहीं है, या जिनका नाम मतदाता सूची में है और वास्तव में मतदाता हैं उनको आप मतदान करने की अनुमति नहीं देते हैं, या जो लोग मतदान करने के योग्य हैं, जिनको मतदान करना चाहिए, जिनके मतदान से जनादेश बनता है, उनका नाम आप मतदाता सूची में नहीं रखते हैं, तो फिर चुनाव का मायने क्या है? किसको अधिकार है ये? आप चुनाव की प्रक्रिया को देख लीजिए। सुरक्षा कर्मियों को मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने का अधिकार किसने दिया है? किस कानून के तहत उनको अधिकार दिया गया? उनका काम केवल और केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उनका काम केवल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को सुनिश्चित करना है। मतदाता कौन है, मतदान का उसको अधिकार है या नहीं है, मतदाता सूची में उसके नाम है या नहीं है, यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी मतदान से जुड़े हुए कर्मियों की है, पीठासीन अधिकारी की है। सरेआम सरकार सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं, किसी इस सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनको सरकार संरक्षण दे रही है। फिर अगर आप ऐसे वातावरण में स्वतंत्र चुनाव की आप बात करते हैं तो बहुत आपके धैर्य की परीक्षा है ये। दूसरी चीज कि आप राजनीतिक दलों का आप काम कितना करने दे रहे हैं? कितने तरह के भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनके यहाँ आपने रेड डाल दिया, ठीक है, लेकिन रेड डालने के इतने घंटे के बाद ही आपने कोई बात तो बताई नहीं। कौन सी कार्रवाई है? और जहां पे जिन इलाकों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी होती है उनके आसपास आपके उन राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर आपका ईडी कार्रवाई शुरू हो जाती है। भाई उन राज्यों, आज तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, भ्रष्टाचार निवारक संगठन भी काम कर रहा है, बाकायदे एक तंत्र है राज्य सरकार का। वो तंत्र क्यों नहीं काम करता? वहां ईडी और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का ही क्यों प्रयोग किया जाता है? और ईडी और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का प्रयोग करके आपने भ्रष्टाचार के कितने मामलों को लोगों के सामने रख दिया और उनमें लोगों को सजा करा दी। सवाल यदि है कि आप राजनीतिक दलों को भी काम नहीं करने देना चाहते, उनके जो आर्थिक स्रोत हैं चंदे के उनको भी आप नहीं होने देना चाहते, तो राजनीतिक दल काम करेंगे नहीं। उन राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ करेंगे आप, उनके नेताओं को डराम धरा करके आप अपने राजनीतिक अपने पार्टी में शामिल कराएंगे। और एक कोई ऐसी बात नहीं जिसको कोई गोपनीय तरीके से आप बात कर रहे हैं। आप याद कीजिए, मध्य प्रदेश का जब चुनाव हो रहा था तो क्या खबर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन मंत्री सम्मानित नरोत्तम मिश्रा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी जो इस बात की स्क्रीनिंग करने के लिए बनाई गई थी कि वो ऐसे कांग्रेस के नेताओं की पहचान करेगी जिनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जा सकता है। बाकायदे खबर आई थी, और ये छोटे मोटे किसी अखबार में नहीं, प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में ये समाचार छपा था।
यानी कि भारतीय जनता पार्टी बाकायदे या संगठनात्मक रूप से प्रयास करती है कि राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ किया जाए। तो राजनीतिक दलों में आप तोड़फोड़ करेंगे, नेताओं को डराएंगे, धमकाएंगे, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे, ढंग के निर्वाचन मतदाता सूची नहीं बनने देंगे, मतदान के लिए जो सड़क पर निकलेगा उसके रोक टोक करेंगे, और उसके बाद भी आप राजीव जी उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो जाए। कहां से करेंगे? यह सरकार, यह पार्टी अगर सत्ता में रहेगी तो जो जितने मानक हैं, आप चाहते हैं कि चुनाव के दिन जहां मतदान हो रहा हो वहां उस दिन प्रचार न किए जाए, यह इस तरह की चीजें हैं जिसको स्वतः अनुशासन में रखने की बात होती है, स्वनियंत्रण की बात होती है। आप उसमें कोई रास्ता नहीं निकालेंगे कि ठीक है बलिया में चुनाव हो रहा है तो हम गाजीपुर में भाषण दे देंगे, सारण में चुनाव हो रहा है तो हम आरा में भाषण दे देंगे। ये रास्ते नहीं निकाले जाते। बड़े नेताओं के जिम्मेदारी बनती है, बड़े राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है कि वह लोगों के सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें कि जिस तरह के निषेध लागू किए गए हैं वह निषेध आम व्यक्ति भी माने, वह उस शास्त्रीयता को स्वीकार करे और उस पवित्रता को मान करके चले। अगर आप ध्रुवीकरण की राजनीति करें, क्या हो रहा है आज? जो पुलिस उपाधीक्षक महोदय हैं जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, इस पे कार्रवाई करने की जिम्मेदारी थी राज्य सरकार की। अगर संविधानेतर आप एक कहा जाता है या आरोप लगता है सरकार के ऊपर कि संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, खिलवाड़ करना चाहती है, संविधान को कमजोर करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर बड़ी गंभीर आपत्ति दाखिल करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये भारतीय यह विपक्ष के द्वारा बीजेपी के खिलाफ चलाया जा रहा अफवाह है। सरेआम जो काम आप कर रहे हैं, संविधान का एक प्रशासनिक अधिकारी, एक पुलिस का जिम्मेदार अधिकारी सरेआम मजाक उड़ा रहा है, माखौल उड़ा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते आप। और आप ये कहते हैं कि नहीं, एक पहलवान अधिकारी के द्वारा दिए गए बयान को लेकर के इतना तूल दिया जा रहा है। अगर वह व्यक्ति पहलवान है और उसके क्षमता के ऊपर आप उसको एक संदेह का लाभ देना चाहते हैं, तो आप तो भी उसका बयान का समर्थन कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि जो उसने बयान दिया वह बयान उचित नहीं है, यह उस बयान से समाज में सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बनता, सामाजिक एकता नहीं स्थापित होती। क्या त्योहार जबरदस्ती मनाया जाएगा? अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो हिंदू मतावलंबी है, सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, वो उसके घर में कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई और वो त्योहार नहीं मनाना चाहता, जबरदस्ती बनाएंगे उसके घर में? उसके क्यों बनाएंगे भाई? हम उसी समाज में पैदा हुए हैं, हम उसी गांव में रहे हैं जहां पे अगर गांव में किसी व्यक्ति के यहाँ कोई मातम की घटना हो गई, लोग कोई त्योहार नहीं मनाते। नहीं इस साल हमारे गांव में नहीं मनाया जाए, पूरा का पूरा गांव चुप हो जाता है। आपके घर में, आपके घर के बगल में किसी की शव यात्रा निकल रही होगी और आप डमरू बजाते रहेंगे। यह संस्कार तो हमारे नहीं रहे, कभी भी नहीं रहा। लोग अपनी शादियां टाल देते रहे हैं, इसी समाज में हुआ है, इसी देश में हुआ है। इसको देखते हुए हम बड़े हैं। अगर होली हो रही है और कोई व्यक्ति, होली कोई ऐसा तो है नहीं ना कि आप किसी उन्माद में किसी त्योहार को मना रहे हैं, और कोई मुसलमान अपने घर से निकल करके मस्जिद जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए, तो क्यों रंग फेंकेंगे आप? कोई व्यक्ति अपने घर से निकल के जा रहा है अस्पताल, तो उसके ऊपर रंग फेंक देंगे आप कि नहीं आपको होली मनानी पड़ेगी? क्यों मनानी पड़ेगी भाई? उसके घर में कोई बीमार है, वो अपने अस्पताल में किसी मरीज को देखने जा रहा है या अपने मरीज को लेकर के अस्पताल जा रहा है, आप कहेंगे नहीं आप बनाओ। यहां कोई व्यक्ति अपने घर से निकल के ट्रेन पकड़ने जा रहा है, कहेंगे नहीं आपको होली मनानी पड़ेगी। अब इस बहस को कितनी लंबी ले जाएंगे? ये नमाज पढ़ना और मस्जिद में जाना हर व्यक्ति के साथ ही है कि ठीक है वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, लेकिन अगर उनका त्योहार है और आप बताइए, हम तो इतने समय सुनते चले आ रहे हैं 1 बजे के बाद होली नहीं होगी। 1 बजे के बाद, 1 बजे दोपहर के बाद फिर पुलिस की गाड़ियां सारे बजाने निकल जाती हैं कि सड़क पर नहीं खेली जाती। आज आप इसको 2 बजे 2:30 बजे क्यों बढ़ा रहे हैं? किन कारणों से आप बढ़ा रहे हैं? क्या 1 बजे तक का समय पर्याप्त नहीं है? आप इस तरह के वातावरण को तैयार करना चाहते हैं जिससे लोगों के बीच में एक तरह की कटुता पैदा हो। कटुता को दूर करने की जिम्मेदारी समाज के श्रेष्ठ जनों की मानी जाती है। ये कहा जाता है कि आपस में कटुता नहीं हो, और अगर आप एक कटुता बनाए रखेंगे तो जो कटुता में बढ़ाने की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा। आप इस तरह के नकारात्मक विमर्श के साथ अपने आप को अपनी प्रगति नहीं कर सकते, संभव नहीं है। फिर आप उसी चक्रव्यूह में फंसे रह जाएंगे, और जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक नेता है, वो सत्ता का सुख भोगेंगे, आप इसी उलझे रहिए।
अगर आप इसी में उलझना चाहते हैं तो इस साजिश का हिस्सा बनने के लिए तैयार रहिए। त्योहार कभी तनाव के कारण नहीं हो सकते। त्योहार जी। उत्सव है ये, और उत्सव में सबकी भागीदारी और सबके मन में उल्लास, ये उसका प्राथमिक तत्व है। इन घटनाओं से आप एक बेहतर समाज नहीं बना सकते। आज उसका क्या परिणाम है? कितने सालों से सरकार है मध्य प्रदेश में? कई दशक से है। महू में क्या हो रहा है वहां तो लोगों के मन में दहशत होनी चाहिए। अल्पसंख्यक को डरा रहे अपने घर में कि नहीं साहब निकलना नहीं है मुझको, और वो संख्यक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तो महू में जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो कौन लोग हैं और क्यों कर रहे हैं? किसने उनको साहस दे दिया? कानून व्यवस्था को लेकर के आप कहां पे खड़े हैं? आप तो बड़ा दावा करते हैं कि पूरे देश भर में आपने कानून व्यवस्था को बहुत बेहतर कर दिया। क्या ये महू इस देश का अंग नहीं है? सवाल इस बात का। और आप कहते क्या कि महू को आपने दुनिया के पैमाने पर स्थापित कर दिया और बड़ी उसकी आपने प्रगति कर दी है, बड़ा उसका विकास कर दिया। यही विकास है कि सुनियोजित तरीके से इस तरह से सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दिया जाए। आज जरूरत है ऐसे ही नेताओं की जो स्टैंड लिया तेजस्वी यादव, या जो स्टैंड लगातार लिए हुए हैं राहुल गांधी। जी बिल्कुल। आप बहुसंख्यक समाज के डर से, बहुसंख्यक समाज में क्या प्रतिक्रिया होगी इस आशंका से आप इस घटनाओं पर प्रतिक्रिया अगर नहीं देंगे तो आप एक राजनेता का धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। इस देश के सामान्य नागरिक में, चाहे बहुसंख्यक समाज हो चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, उस प्रत्येक नागरिक के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करने की जिम्मेदारी राजनेताओं की होती है। और वह राजनेता जो इस घटनाओं, इन प्रवृत्तियों और इस तरह के वक्तव्यों को लेकर के अगर अपना प्रतिकार व्यक्त करता है तो वह समर्थन के योग्य है। आप उसके ऊपर कोई भी आरोप लगाते रहिए कि वो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं और अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसकी जरूरत है आज कि जो कहे कि नहीं, जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, और सत्ता के लिए सत्ताधारी दल जिस तरह के हथकंडे अपना रही है वो उचित नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि बिहार में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी का परिचायक है। इतनी बड़ी संख्या में एक से एक धर्मगुरु वहां पहुंच गए, तरह तरह के बयान देने लगे कि आप मुझे समर्थन दीजिए, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दे दूंगा। हिंदू राष्ट्र मांग कौन रहा है आपसे? किसको हिंदू राष्ट्र चाहिए? और आप हिंदू राष्ट्र का आश्वासन दे रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र दे करके आप क्या दे देंगे लोगों को? सिवा मैं एक तार्किक समाज बनाने की बात कीजिए ना। 21वीं सदी में मुकाबला आपको किससे करना है? देश को आगे कहां ले जाना है, देश के नागरिकों को कहां बढ़ाना है, वहां भाषा विवाद पैदा किए बैठे हैं। आप ये सरकार कह सकते हैं कि अगर ये सरकार ये कहती है कि भाषाई समृद्धि चाहिए, इस देश में मेरी अपनी स्मृतियों में, आप सभी की स्मृतियों में होगा कि देश की विभिन्न भाषाओं को पढ़ाने के लिए कई संस्थाएं थी। क्या हाथ रहा है उनका आज? किसी एक का नाम बता दीजिए आप। मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया तो इस इलाहाबाद शहर में, जो आज प्रयागराज भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया इसको, यहां पे दक्षिण भारतीय भाषाओं को पढ़ाने के लिए संस्थाएं थी। आज उनका कोई अता पता नहीं है। मैं दर्जनों लोगों को जानता हूं जिन्होंने उस संस्थाओं से तमिल की पढ़ाई की, तेलुगु की पढ़ाई की, कन्नड़ की पढ़ाई की। कई लोगों को मैं जानता हूं। आज उन संस्थाओं का कोई कहीं अता पता नहीं। किस विश्वविद्यालय में, कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम बताइए आप जहां पे दक्षिण भारतीय भाषाओं को पढ़ाने के लिए मजबूत संस्थान है, जो संसाधन से युक्त है, जिसको आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। और आप किसी भाषा को जबरदस्ती लागू करवा देंगे? आप इस तरह का वातावरण पैदा कर दीजिए कि लोग स्वतः हिंदी पर। मैं अपने स्मृतियों के आधार पर कह सकता हूं, मैं सबसे पहली बार तमिलनाडु गया था 1980 में। उस समय दक्षिण भारत की, जो दक्षिण रेलवे की जो ट्रेन चलती थी, उस ट्रेन में काम करने वाले भी हिंदी में सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे। चाय वाले को बुलाए कि जरा चाय पिला दो, वो सुनता नहीं था। यह मेरा भोगा हुआ यथार्थ है। चेन्नई स्टेशन पर जब मैं उतरा तो एक भी साइनेज, एक भी, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कोई अपवाद स्वरूप भी बाजार में जो हो, जो अंग्रेजी में साइनेज लिखा हुआ हो, सब तमिल में लिखे हुए थे। आज जब मैं पिछले वर्षों में 2-3 बार गया, पूरा का पूरा डेमोग्राफी बदली हुई है। जो वहां का सब्जी वाला, चाय वाला, कॉफी हाउस वाला, इडली और साउथ इंडियन व्यंजन बेचने वाला व्यक्ति केवल और केवल तमिल में बात करना चाहता था, वह बढ़िया हिंदी बोल रहा है। अच्छे खासे हिंदी ग्राहक वहां, क्यों कि मल्टीनेशनल्स दुनिया भर की वहां पे आ गई।
जी। देश भर के विभिन्न कोनों से लोग वहां नौकरी करने लगे। उनका पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई, जो देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए लोग थे। ये समाज अपने आप हिंदी को स्वीकार कर लिया वहां का, जिसके मन में हिंदी को लेकर इस तरह की प्रतिक्रिया थी। जिस गेस्ट हाउस में 1980 में रुका हुआ था, उसका जो केयर टेकर था वो अब अंग्रेजी में नहीं बात करने के लिए तैयार था, और हिंदी तो दूर का सवाल है। आज कोई समस्या नहीं है, हर आदमी वहां हिंदी बोल रहा है, बोलने के लिए तैयार है। मैं अपने पिताजी के साथ गया था वहां अस्पताल में आंख का इलाज कराने के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और वह 1980 का चेन्नई और आज का चेन्नई कितना बदला हुआ। वह जब आपके जीवकोपार्जन से भाषा जुड़ गई तो आप उसकी अनदेखी कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। आज जिसको जर्मनी में रहना होगा उसको जर्मन बोलना पड़ेगा, अगर नहीं आता है तो आप देश छोड़ के जाइए। आप इस स्थिति को तो पैदा कीजिए, लेकिन आप कहीं नहीं, आप अगर आप त्रिभाषा फार्मूला नहीं लागू करेंगे तो आपको हम आर्थिक अनुदान नहीं देंगे। अरे, वित्तीय व्यवस्था के ऊपर आप इस तरह की राजनीति कैसे कर सकते हैं? यह क्या संविधान सम्मत है? जिन चीजों का प्राविधान संविधान में किया गया है, जिन वित्तीय बजट में जिसका किया गया है, उसके बारे में आप धमकी देकर कहेंगे कि नहीं हम देंगे और आप यह करेंगे तब हम आप देंगे। आपने ये शर्त रखी है क्या उस वित्तीय बजट में? तो ये जिस तरह की राजनीति, जिस तरह का शासन, जिस तरह की व्यवस्था सत्तारूढ़ चलाना चाहता है, वह कहीं से भी देशहित में नहीं है। आपने केतकी सिंह जी का बयान सुनाया, मैं आपको क्या बताऊं, केतकी सिंह जी उस इलाके के प्रतिनिधि हैं जहां मेरा गांव है। मैं कैसे गर्व करूं उनके ऊपर। और आप ये जानिए कि यह जायंट किलर हैं। इन्होंने उस समय विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी को उन्होंने चुनाव हराया था। राम गोविंद चौधरी जो मैं 8 या 9 बार के विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता। इसके बावजूद भी अगर आप इतने इस कदर अपने सोच को रखेंगे तो आप क्या हासिल कर सकते हैं? इनका इलाका भी ऐसा नहीं कि इनको भी इस तरह के ध्रुवीकरण की आवश्यकता हो, लेकिन ठीक है आप ये उस प्रवृत्तियों उसका आधार फैशन हो गया है सुनील जी।